लेकिन पहिया भी तो ऐसे गोल गोल घूमा ही तो है। तो वो गोल की जो घूर्णन विस्थापन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, रेखीय विस्थापन में। वही हमें यहाँ सीखना है कि इसमें वेलोसिटी कितनी होती है। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई आनत तल है जो पृथ्वी से या क्षैतिज से थीटा कोण बनाता है, और यहाँ पे कोई पिंड है, जैसे कि गोला है, बेलन है, कुछ भी हो, कोई एक पिंड यहाँ पे है, और ये पिंड इस दिशा में गति कर रहा है। तो गोले का सेंटर ऑफ मास इसका केंद्र होता है। जो ये क्षैतिज गति होगी यानी आनत तल के समांतर गति हो रही है, उसके लिए सेंटर ऑफ मास का वेग लिखेंगे। और जो कण होंगे वो कण इसके परितः कौन सी गति करेंगे, घूर्णन गति, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगे ये अक्ष के परितः। मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास की जो ऊंचाई है वो क्या है, h है, ग्राउंड से। जब ये पिंड नीचे की ओर गति करेगा तो इसकी टोटल जो गति ऊर्जा है उसमें दो प्रकार की ऊर्जाओं का योगदान होगा, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और एक लीनियर यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा और रेखीय गतिज ऊर्जा, दोनों गतिज ऊर्जा इसमें आएगी। यहां से हम लिख सकते हैं टोटल गतिज ऊर्जा का मान हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ एम बी सी एम स्क्वायर। रेखीय गति है तो सेंटर ऑफ मास रेखीय गति करता है, इसका वेग बी सी एम लिखेंगे और गतिज ऊर्जा हाफ एम बी सी एम स्क्वायर, और घूर्णन गति हो रही है उसके लिए ऊर्जा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसमें से हम ओमेगा को और आई को बदलेंगे, बट हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि आई बराबर एम के स्क्वायर। आई बराबर क्या होता है, यहाँ के क्या है, के को बोलते हैं घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। और जो ओमेगा है इस ओमेगा को हटा के लिख सकते हैं बी सी एम बाई आर, जहाँ बी सी एम सेंटर ऑफ मास का वेग है और आर है इस गोले की त्रिज्या, कैपिटल आर। ये गोला घूमता क्यों है उसका भी रीजन आप समझ लो। एक घटक इधर बल का लगेगा और घर्षण बल इधर को लगेगा, तो ये घर्षण और ये जो बल लगेगा भार mg का घटक, एक घटक इधर बनेगा mg साइन थीटा। ये mg साइन थीटा और घर्षण बल अब दोनों एक दूसरे के क्या है, परस्पर विपरीत है, इसलिए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, आघूर्ण बनाएंगे, और इसी आघूर्ण के कारण ये घूर्णन गति करेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। ये दोनों परिमाण अगर यहाँ रखे जाए तब काइनेटिक एनर्जी कितनी मिलेगी, गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा हाफ आई को हटा के लिखेंगे यम के स्क्वायर और ओमेगा को हटा के लिखेंगे बी सी एम बाई आर, हो जाएगा बी सी एम स्क्वायर बटे आर स्क्वायर और प्लस 1/2 एम बी सी एम स्क्वायर। इन दोनों में कुछ कॉमन है, 1/2 एम 1/2 एम और बी सी एम बी सी, ये दोनों परिमाण कॉमन ले लिए जाए तो के बराबर 1/2 एम बी सी एम स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ एम बी सी एम स्क्वायर पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 1, अब प्लस ये जो 1/2 एम बी सी एम स्क्वायर आप कॉमन लियो, क्या बच रहा है सिर्फ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये स्मॉल के है ध्यान में रखिएगा और ये कैपिटल के। तो ये हो गई गतिज ऊर्जा के लिए एक राशि। अगर हम यहाँ से चाहे वेग निकालना कि किस वेग से द्रव्यमान केंद्र गति कर रहा है, तो उसके लिए आपको इस समीकरण को हल करना चाहिए। बी सी एम स्क्वायर निकालने के लिए 2 का यहाँ गुणा होगा 2k और यम से होगा भाग, और ये जो राशि है 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इससे भी करना होगा। इसका वर्गमूल ले लें तो वर्गमूल लेंगे तो बी सी एम बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2k बाई एम इंटू 1 + के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये है
द्रव्यमान केंद्र का वेग। अब यहाँ पे एक बात और हम समझेंगे, परंतु जो पिंड है वो कितनी ऊंचाई से आ रहा है नीचे, ये ऊंचाई से। तो जब ये अधिकतम ऊंचाई पे था तो इसके पास कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है स्थितिज ऊर्जा। और वो स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh। यही स्थितिज ऊर्जा किस में रूपांतरित हो गई है, गतिज ऊर्जा में। तो परंतु हम ऐसा कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो गई भाई, पोटेंशियल एनर्जी में, यानी स्थितिज ऊर्जा में। तो गतिज ऊर्जा को यहाँ से आप लिखोगे 1/2m VCM स्क्वायर 1 + k² बराबर U पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। तो इसमें स्मॉल m ना लिख के हम क्या लिखेंगे, कैपिटल M। क्यों, क्योंकि हमने माना कि इस पिंड के समस्त कणों का जो द्रव्यमान है उसका परिणाम है कैपिटल M, अर्थात यही है पिंड का द्रव्यमान। तो पिंड के द्रव्यमान को हम कैपिटल M मान लेते। तो दोनों साइड से m और m हो जाएगा कैंसिल, m से m कट गया। अब अगर चाहो तो वेलोसिटी को एक और टर्म में आप लिख सकते हो, कैसे, VCM² बराबर, ये जो बाई में 2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2gh और बटे 1 + k² r², ये हो जाएगा। वर्गमूल ले लिया जाए तो वर्गमूल लेंगे तो VCM बराबर हो जाएगा √2gh एंड बाई 1 + k² r²। यह भी द्रव्यमान केंद्र के वेग का व्यंजक है। तो यहाँ से भी हम द्रव्यमान केंद्र का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं और यहाँ भी प्राप्त कर चुके हैं। इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके कभी भी अगर द्रव्यमान केंद्र का वेग पूछा जाता है तो वो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3-4 बातें आप मोटे मोटे तौर पर याद रखिएगा। पहला ये कि पिंड लुढ़केगा, तो पिंड क्या होगा, फिसलेगा नहीं, लुढ़केगा, पहली चीज। और दूसरा, लुढ़कने का कारण क्या है, घर्षण बल और इसके भार का घटक mg sin थीटा, ये दोनों विपरीत दिशाओं में है। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आघूर्ण बनाते हैं, और इसी आघूर्ण के कारण ये गोल गोल घूमता है। और आघूर्ण जब बनता है तो किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, टाउ इंटू थीटा होता है। जहाँ थीटा होता है रेखीय विस्थापन, आवश्यकता पड़ी तो थीटा का मान ω0t एंड +12 α/t² का प्रयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। और कुल कितना विस्थापन हुआ उसको यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हैं। ये रही न्यूटनिक गति में वेग के व्यंजक, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसमें कुछ और उदाहरण भी आपको करा देते हैं। तो अभी तक हमने सीखा कि कोई पिंड अगर लुढ़क रहा है तो उसके लुढ़कने के लिए द्रव्यमान केंद्र का जो वेग है VCM, उसमें 2 परिणाम आया था, और एक VCM बराबर आया √2k/m 1 + k², और एक हाइट के टर्म में आया V बराबर VCM बराबर √2gh/1 + k² r²। ये 2 परिणाम आए हैं, तो ये पहला है और ये दूसरा। इन दोनों परिणामों में से अगर हम पूछें कि जैसे ये आनत तल है और इस आनत तल पर कोई 10 किलोग्राम का पिंड है, तो कोई 20 किलोग्राम का है, कोई 40 किलोग्राम का है। आपसे पूछा जाए इसमें से कौन सा पिंड जल्दी नीचे आएगा, या किस पिंड के लिए वेग का मान अधिक होगा, क्या आप बता सकते हो? 40 का, ऐसा आप बोलेंगे। इधर मान ज़्यादा है, इधर बल ज़्यादा लगेगा, ऐसे फीलिंग आती है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना,
ये जो दूसरा परिणाम आप देख रहे हो बी सी एम बराबर स्क्वायर रूट 2gh/1 प्लस के स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, क्या इसमें कहीं द्रव्यमान है? नहीं ना है। इसका तात्पर्य ये है कि इस पिंड के द्रव्यमान केंद्र का वेग पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। इसलिए चाहे वो 40 किलो का हो, चाहे 20, चाहे 10, इससे फर्क नहीं पड़ता। यानी याद रखने की चीज ये है कि यम जो BCM है वो यम पर निर्भर नहीं करता। पहली बात तो ये ध्यान में रखिएगा कि जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वो मास पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद डिपेंड किस पे करता है? हाइट पे। दूसरा के स्क्वायर और आर स्क्वायर के रेशियो पे डिपेंड करता है, कभी भी मास पर डिपेंड नहीं करता। अब उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर आकृतियों को बदलें, जैसे मैंने पहले लिया वलय, कौन सी आकृति लिया गया भाई? वलय। फिर उसके बाद हमने लिया बेलन, उसके बाद हमने आकृति ली है गोला। 3 आकृतियों की बात कर रहे हैं, एक वलय है, एक बेलन है और एक गोला है। इनमें से वलय के लिए जो जड़त्वाघूर्ण आई होता है वो होता है mr²। बेलन का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? हाफ mr²। बेलन का ऐसे रखेंगे ना, बेलन को ऐसे तो ऐसे लुढ़कते आएगा, इसलिए हाफ mr² यूज करेंगे। और गोले का जड़त्वाघूर्ण क्या होता है? 2/5 mr²। तो ये वलय का जड़त्वाघूर्ण है, बेलन का जड़त्वाघूर्ण है और गोले का जड़त्वाघूर्ण है। ये जड़त्वाघूर्ण के लिए हमें पता है कि ये कॉमन टर्म में जड़त्वाघूर्ण आई बराबर क्या लिखते हैं? m²। तो ये जड़त्वाघूर्ण अगर m² के बराबर लिखा जाए तो m×r² आएगा। तो m से m क्या होगा? कट जाएगा। तो k² बराबर क्या आया? या हम ऐसे इसको पक्षांतर कर ले तो k² बटे r² बराबर क्या आ रहा है? 1। यहाँ से I को m² बराबर हाफ mr², तो यम कट गया, k² बटे r² का मान क्या आ रहा है अभी? 1/2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ I को m² लिखा गया बराबर 2/5 mr² लिखा गया। तो यम तो कैंसिल हो गया, फिर k² बटे r² का क्या मान आया? 2/। अगर ये k² बाई r² का मान हम इस समीकरण में रखते हैं तो क्या वेलोसिटी मिलेगी? देखो k² बाई r² की जगह क्या लिखोगे आप? 1। तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 बराबर 2, और 2 से 2 क्या होगा? तो वेग क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास का वेग आ रहा है 2gh के बजाय सिर्फ g×h आया। किसके लिए? वलय के। अगर बेलन होता तो k² बाई r² की जगह यहाँ क्या लिखते? 1/2। तब क्या आएगा? BCM। अगर आप 1/2 लिखोगे तो 1 में आधा जुड़ेगा तो 1.5 होगा, 3/2 तो 2 अंश में चला जाएगा, 2 दूनी 4, अर्थात 4gh/3 ही तो आएगा। फिर अगर हम 2/5 यहाँ प्रयोग करते हैं, 2/5 तो 5 एक कम 5 और 2 7, यानी 7/5 आएगा। तो अंश में जाके 5 का गुणा आ जाएगा, 5 दूनी 10, अर्थात BCM बराबर √10gh/7। इन तीनों आकृतियों में से आप देखो किसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ज़्यादा है? तो स्वाभाविक रूप से गोले के लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, जबकि अन्य का कम है। हम द्रव्यमान को देखें तो इसमें द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो आकार है वो प्रभावित कर रहा है। तो ये द्रव्यमान पर निर्भर तो नहीं करता, लेकिन किस पर निर्भर करता है? आकार पर। आकार पर निर्भर करेगा। यानी आकृति क्या है? गोला है, बेलन है, शंकु है,
वर्ग है, क्या है, किस प्रकार का आपने यहाँ पिंड प्रयोग किया है, उसका आकार इस वेग को प्रभावित करता है, जबकि पिंडों के द्रव्यमान इस द्रव्यमान केंद्र के वेग को प्रभावित नहीं करते। क्या इतनी बात स्पष्ट है? तो इन दो सूत्रों में से ये निष्कर्ष हम ये निकाल चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास का वेग कभी भी द्रव्यमान पर निर्भर नहीं कर रहा है। निर्भर करता है तो वो आकार पर निर्भर करेगा कि आपने कैसा जो भी प्रयोग किया है पिंड वो किस आकार का है, बेलन है, गोला है, शंकु है, कैसा है। यहाँ तक जानकारी स्पष्ट है। तो एक टॉपिक तो ये हो गया। अब इसमें जैसी आवश्यकता पड़ेगी आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हो, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ऊंचाई, ठीक है। अगला एक टॉपिक इसमें और है जिसका नाम है कोणीय संवेग संरक्षण। क्या नाम है? कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये कोणीय संवेग संरक्षण क्या है? अंग्रेजी में से बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन। तो जहाँ संरक्षण की बात आ गई है उसका मतलब यही है कि जितना पहले संवेग होगा उतना बाद में भी होगा। तो पहले तो ये जानना जरूरी कि क्या कोणीय संवेग बदलेगा, तो इसका उत्तर है हाँ। जैसे मान लो एक गोल मेज है और इस पर कोई लड़की खड़ी है। लड़की बनाने में थोड़ी ज़्यादा संघर्ष की आवश्यकता है, ये सब प्राकृतिक चीज़ें हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, बन जाए तो अच्छा है। ये इसका हाथ है और ये हाथ ऐसे फैला के रखी हुई है, ठीक है। कोई खड़ा हुआ है ऐसे मेज पे और ये हाथ ऐसे फैला के रखा हुआ है। तो आप कल्पना करो कि अगर आप ये गोल मेज पे खड़े हैं और गोल में जैसे गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, और आपने अपना हाथ ऐसे फैला के रखा है। फिर अगर आप हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो मेज का वेग बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो अगर हम इस द्रव्यमान, यहाँ पर जो द्रव्यमान है इसकी दूरी R1 R2 मान लो है, ये दूरियां कम करेंगे तो ओमेगा का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और अगर दूरियों को बढ़ाएंगे तो ओमेगा का मान घटेगा, क्योंकि घूर्णन अक्ष ये है रोटेशनल एक्सिस, ठीक है। तो कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि जे का मान घूर्णन गति के दौरान क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अर्थात इसमें जो परिवर्तन है डेल्टा जे वो मान क्या होता है? शून्य। या इसी को ऐसे बोलते हैं डी जे डी टी बराबर 0, या एनसीईआरटी की बुक में इसको यल भी लिखा जाता है, डी एल डी टी एंगुलर मोमेंटम को लिखते हैं। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। यानी कोणीय संवेग में कोई परिवर्तन ना हो का मतलब है जितना प्रारंभिक है उतना बाद में भी हो। यानी J1 बराबर J2। और J बराबर क्या होता है? J बराबर होता है I इंटू ओमेगा, आपको पढ़ाया जा चुका है। तो J1 की जगह क्या लिखेंगे? I1 ओमेगा 1 बराबर I2 ओमेगा 2। इस सूत्र का उपयोग करके इस व्यक्ति के, या लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी है, अगर वो हाथ को सिकोड़ लेता है तो दूरी कम होगी, हाथ फैलाएगा दूरी बढ़ेगी। इसके आधार पे अलग अलग कोणीय वेग है, हम इस कोणीय वेग का मान ज्ञात कर सकते हैं। I जड़त्वागुण है, इसे आप लिख सकते हो यम आर स्क्वायर, तो यम1 R1 स्क्वायर ओमेगा 1 बराबर M2 R2 स्क्वायर ओमेगा 2। इस सूत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये है कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत। ये सिद्धांत ये कहता है कि घूर्णन गति करते किसी पिंड का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होता है? नियत होता है, इसके मान परिवर्तन नहीं होता। अलग अलग पिंडों के मान बदलेंगे लेकिन पूरे निकाय का कोणीय संवेग परिवर्तित नहीं होता, वो कंजर्व होता है। जितना पहले होता है हाथ को फैलाने के समय, उतना हाथ को बटोरने के बाद भी होता है कोणीय संवेग। तो ये लाइन थी एक आखिरी। इस पर समझाने के लिए और कुछ नहीं है, इस पर न्यूमेरिकल लगाया जाएगा तब ये बढ़िया से आपको समझ में आएगा। इतना आप नोट कर लीजिए, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा।